हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लूसेंट ज्योग्राफी की सीरीज में दूसरे पार्ट को लेकर के आया हूँ। जहाँ हम लोगों ने पिछले क्लास में लूसेंट को ख़त्म किया था, वहीं से हम लोग आज शुरू करेंगे। ओके, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है हमारे लूसेंट का प्रीवियस वीडियो, वो अवश्य देखें, तभी आगे उनको अच्छी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से देखो, पृथ्वी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक जियोइड शेप है पृथ्वी का। कैसा शेप है? जियोइड शेप है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जियोइड शेप है, उसके अंदर क्या है, कितनी मोटाई है, कितनी टेम्परेचर है, डेंसिटी कितना है, ये सारी तथ्यों की जानकारी हमें कैसे होगी। तो इसके लिए कुछ आवश्यक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस होंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, अब मान लो ये पृथ्वी है। जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ओके, ये कोर है। यहाँ ऊपरी ये तो पृथ्वी का भूप्रपट्टी होगा जहाँ हम लोग रहते हैं, ये वाला एरिया। लेकिन इसके अंदर कैसे हम लोग पता करेंगे इसके अंदर क्या है? इसके लिए कुछ सोर्स होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे देखो, हम दो प्रकार के सोर्सों के बारे में चर्चा करते हैं। जो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ओके, एक होता है अप्रत्यक्ष। ओके, अब सर ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या है? तो प्रत्यक्ष स्रोत वैसा स्रोत जिसे हम देख पाते हैं, और अप्रत्यक्ष जिसे हम नहीं देख पाते। तो प्रत्यक्ष स्रोत में जैसे माइनिंग, जैसे कोयला खदान देखा होगा आपने या सुना होगा कोयला खदान के बारे में। तब देखो, कोयला खदान ये प्रत्यक्ष स्रोत है। जो हम लोग माइनिंग करते हैं तो उससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कैसे है, कितना टेम्परेचर है, खुदाई करना पड़ता है उसे हमें। उसी प्रकार से भूकंप हो गया। फिर आप देखोगे आगे ज्वालामुखी देखोगे। ज्वालामुखी जब देखते हो, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स और मटेरियल्स निकलते हैं, अलग अलग मिनरल्स निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं। इससे पता चलता है कि क्या क्या हमारे भूप्रपट्टी के अंदर में है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। अभी देखते हैं भूप्रपट्टी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी होता क्या है? तो कुछ नहीं है, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। ठीक है, देखो, ये भूप्रपट्टी हो गया, ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, या चलो और आसान है, ये पृथ्वी हो गई। ऐसे सब ये जो पृथ्वी है, ये अपर लेयर जो है, ये वाली पार्ट, ये क्या है? भूप्रपट्टी। ओके, अब भूप्रपट्टी बना किससे है? ठीक है, भूप्रपट्टी बना किससे है? तो देखो, भूप्रपट्टी बेसाल्ट चट्टान से बना। आपको सर बेसाल्ट क्या है? तो बेसाल्ट कुछ नहीं है, एक आग्नेय इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्चुअल में वोल्केनिज्म के प्रोसेस से जो बेसाल्ट, जो मैग्मा निकलता है, वो बेसाल्ट होता है। वो उसी के कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन जब होता है, कूलिंग होता है, तो वो भूप्रपट्टी का निर्माण करता है। इसकी मोटाई 34 किलोमीटर है। ठीक है, वैसे देखो, भूप्रपट्टी ऐसे हम लोग बनाते हैं। इसका डायग्राम अगर बनाना हो तो ऐसे ये डायग्राम बन जाता है। ये वाला जो पार्ट है, ये 34 किलोमीटर। लेकिन टोटल जो हम लोग देखते हैं यहाँ, उसके बाद में यहाँ तक का पार्ट जो 2900 किलोमीटर, ये मेंटल का पार्ट होता है। फिर 6370 ये कोर का पार्ट होता है। ठीक है, यानी 2900 से 6370 तक कोर होता है। ठीक है, अब देखो, समुद्र रूप से जैसे 34 किलोमीटर पृथ्वी की मोटाई है, लेकिन इसके नीचे लिथोस्फेयर जो है 100 किलोमीटर तक होता है। कितने तक होता है? लिथोस्फेयर 100 किलोमीटर तक होता है। सॉरी, लिथोस्फेयर जो है वो 100 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, समझ गए पृथ्वी की भूपट्टी कैसे बनी है? बेसाल्ट से। मोटाई 34 किलोमीटर है। ओके, सेकंड थिंग, इसके पृथ्वी के दो भागों में बांट के देखते हैं, एक सियाल और सीमा। इसका सियाल का मतलब होता है CSIAL। सियाल मतलब हो गया आपको सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो देखो, ये जो भूप्रपट्टी है हमारी, ये सियाल की बनी है मुख्य रूप से, मान लो सियाल। ठीक है, और नीचे है सीमा। तो एक्चुअल में जो सीमा है, ये मेल्टिंग स्टेट में है। कैसा है? मेल्टिंग मतलब पिघला हुआ, एकदम पानी की तरह पिघला हुआ नहीं है। ये अर्ध सॉलिड, मतलब उसको क्या कहते हैं हम लोग? फोर्थ स्टेट प्लाज्मा, लाइक जेली। ये सीमा पे हमारी जो पृथ्वी है, ये फ्लोट कर रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। ओके, अब इसका पृथ्वी का हमारा डेंसिटी कितना? पृथ्वी का डेंसिटी 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, हमारी सॉरी क्रस्ट का डेंसिटी है ये। ठीक है, और ये टोटल पृथ्वी का कितना परसेंट है? 0.5% है। ओके, अब मुख्य रूप से हमारी भूप्रपट्टी का 98% पार्ट 8 तत्वों से मिलकर बना है। देखो यहाँ लिखा होगा 98% जो है, ये देखो
8 तत्वों से मिलकर बना है। 8 तत्वों में सबसे ज़्यादा कौन कौन से है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्मोनिया, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और 8वां है मैग्नीशियम। अब देखो आपको याद क्या करना है, इतना याद रखना कि 98% भाग तो आपको बना है किससे, 8 तत्वों से मिलकर के बना है। तो आपको ये 8 का नाम याद रखना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से वो तत्व हैं जो कि 8 में शामिल हैं, या कौन कौन से तत्व इस मुख्य रूप से पूर्ववर्ती के निर्माण में शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा शेष भाग में देखोगे टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल, अन्य पदार्थ। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है इतना। हाँ, ये 8 आपको थोड़ा याद करना होगा। ओके, आगे देखते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल अभी मैंने आपको बताया कि 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल होता है, और मेंटल भी बेसाल्ट चट्टानों से ही बनता है। ओके, चलिए आपको मेंटल का मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देखो ये तो हमारा भूपर पट्टी हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट 34 किलोमीटर, और यहाँ से देखो यहाँ तक हो गया 2900 किलोमीटर तक होता है। ये वाला जो एरिया है ये मेंटल का एरिया है। अब मेंटल में ही आपको पता होना चाहिए कि मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैग्मा चैम्बर। अब पूछोगे मैग्मा चैम्बर क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है, बस बेसिकली एक जगह है मेंटल के अपर पार्ट में, ठीक है, और वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो मेल्टिंग अवस्था में पाए जाते हैं। दैट मीन्स कि वहाँ रेडियो एक्टिविटी मटेरियल ज़्यादा होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियोधर्मी पदार्थ जिसे हिंदी में कहते हैं, वो ज़्यादा होता है। इस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है और जो रॉक्स है वो पिघल जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जो ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो उसमें मैं बात करूँगा मैग्मा चैम्बर के बारे में। फिलहाल यहाँ देखते हैं मेंटल के बारे में। ओके, तो मेंटल बेसाल्ट से बना होता है। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक इसका ये होता है। देखो लिखा हुआ है साफ साफ। इसका डेंसिटी कितना होता है? 3.5 to 5.5। ओके, और पृथ्वी का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 83% पार्ट जो है वो मेंटल है। तो आपको याद करना है 2900 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। सेकेंड 3.5 to 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है इसका डेंसिटी, और थर्ड 83% पार्ट। बस यही आपको याद करना। अब देखो फिर कुछ डिसकंटिन्यूटी होती है। मान लो ये जो हमारा मान लो इंटरनल स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रस्ट सी, इसके बाद हो गया एम मेंटल, उसके बाद हो गया कोर। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटियाँ आ जाती हैं। ठीक है, उसी डिसकंटिन्यूटी को एक हमने नाम दे दिया है। ठीक है, और जिन्होंने पता लगा उनके नाम पे नामकरण एक्चुअल में होता है। तो देखो सबसे पहला डिसकंटिन्यूटी है कोनराइड। ठीक है, तब सवाल है कोनराइड असंबद्धता। आप कैसे याद रखोगे कोनराइड असंबद्धता? इसको आपको याद रखना है क क्यूब। दैट मीन्स कि क से देखो कोनराइड हो जाएगा एक क, दूसरा क से क्या हो जाएगा? ऊपरी क्रस्ट, और तीसरा क्रस्ट से निचली क्रस्ट। ठीक है, यानी कोनराइड जो है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की एक सीमा रेखा है। ठीक है, अब मोहसोविक देखो, तो क क्यूब याद हो गया। अब मोहसोविक कैसे याद? अरे कम यार, कम याद रखो ना, कम। म से मोहसोविक, म से मेंटल, क से क्रस्ट, यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहसोविक रेखा होता है। ठीक है, आगे देखो रेपटी क्या हो जाएगा? रेपटी क्या हो जाएगा भाई? तो देखो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच की सीमा को हम लोग रेपटी कहते हैं। ठीक है, यानी जो हम लोग ने देखा ये पार्ट, मेंटल भी 2 पार्ट में बटा हुआ है ना। ये तो क्रस्ट हो गया, ये 600 किलोमीटर तक हो गया, फिर 600 के बाद में 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, 34 से 34 to 600 किलोमीटर अपर मेंटल, और 600 to 2900 लोअर मेंटल। तो अपर और लोअर मेंटल के बीच में जो होता है उसे रेपटी असम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपटी। ओके सर, ये कैसे याद होगा? तो यहाँ हम लोग ने याद किया कम, यहाँ याद कर लो रम, र से रेपटी, म से मेंटल कौन सा? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल हो गया। गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता क्या होता है? ये देखो यार, गुटेनबर्ग निचली मेंटल। अब ये हम लोगों ने देखा ना, ये लोअर मेंटल जो 2900 किलोमीटर था, और ये अपर कोर। ठीक है, यूसी। ठीक है, अपर कोर, इसके बीच की सीमा को हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग। उसी प्रकार से लेहमन तो आउटर कोर और इनर कोर। दैट्स ऑल। इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो, बस आप ध्यान से सुनो, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भाग, दैट मीन्स कोर। अब कोर क्या है भैया? तो आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो इंटीरियर पार्ट है, जो सबसे अंदर का पार्ट है, ये कोर है। ये बना किससे है? तो निकल से। ये निकल प्लस फेरस, काफ़ी हार्ड मटेरियल आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे आप लोग से बहुत। ठीक है, निकल और फेरस ये बना हुआ है। इसका डेंसिटी कितना है? 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
ये टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट है? 16%। दो चीज़ आपको याद रखना है, बना किससे है? निकल और फेरस से, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो डेंसिटी आप न भी याद करो, आयतन न भी याद करो, तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया कि कोर का जो पार्ट है ये कोर हो गया, ओके, ये इनर कोर हो गया, ये आउटर कोर हो गया, ये बाहर वाला लेयर देख रहे हैं, आउटर कोर। तो ये आउटर कोर जो है ये भी मेल्टिंग स्टेट में है। किस में है? मेल्टिंग स्टेट में है। एक सेकंड यार, एक सेकंड भाई। हाँ देखो, ये जो कोर है ये इनर कोर हो गया है, ये आउटर कोर हो गया। तो आउटर कोर मेल्टिंग स्टेट में। अब कहोगे सर ये मेल्टिंग पिघला हुआ क्यों है? सब पार्ट तो नहीं पिघले हुए हैं। इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर मेल्टिंग है। तो देखो सबसे पहली बात है कि रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको बताया। और सेकंड चीज़ कि ये पूर्ण पिघला हुआ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये सेमी मोल्टेन स्टेट में होता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो अलग से एक वीडियो में कवर कर दूंगा। ये इनर कोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब कोर का इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रेविटेशन में भी। ओके, चलो आगे देखते हैं कुछ फैक्ट्स। पृथ्वी का टोटल डेंसिटी कितना है? एवरेज डेंसिटी 5.5। ठीक है, और इसका त्रिज्या रेडियस कितनी है? 6370। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको याद करनी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के नीचे देखो, जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे तो प्रति 32 मीटर यानी 32 मीटर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? मैंने आपको बताया, रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव पदार्थ है पृथ्वी के नीचे, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ते जाता है। ठीक है, अब देखो पृथ्वी पर सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है? जॉर्डन में है, मृत सागर है। जॉर्डन एक वेस्ट एशिया का कंट्री है। ये आप एशिया का मैप जब देखोगे ऐसे, ये हमारा भारत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जॉर्डन आपको मिल जाएगा। जॉर्डन, साइप्रस यहाँ पे पश्चिम एशिया में कोस्टल रीजन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जॉर्डन में मृत सागर सबसे नीचा क्षेत्र है वो। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस महोदय ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। ओके, और स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। आगे देखते हैं, न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी गोल नहीं है भाई, पृथ्वी नारंगी के समान है। ओके, तो चलो ये कुछ फैक्ट्स है, इनमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है। चलो आगे हम लोग एक और टॉपिक आज कवर करते हैं, वो है स्थलमंडल। ठीक है, चलो देखो, अब स्थलमंडल समझ सकते हो आप, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं वो स्थलमंडल, जहाँ पेड़ पौधा है वो स्थलमंडल है, जहाँ समुद्र है वो स्थलमंडल। ठीक है, मतलब जो आप देख पा रहे हैं वो सारे स्थलमंडल के पार्ट है। ठीक है, अब कितना है ये? टोटल मान लो 100% है, तो उसमें से कितने परसेंट पे स्थलमंडल है और कितने परसेंट पे जलमंडल है? तो देखो 29% स्थल है और 71% जल भाग है। ये एक्चुअली आपको याद होना चाहिए, इसका खासतौर पर इसका रेशियो तो पक्का याद होना चाहिए। 3:7 अप्रॉक्स होता है लगभग। ठीक है, अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में 68, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 61% है स्थल, और साउदर्न हेमिस्फीयर में 81% जल है। ठीक है, आपको के साथ 61% उत्तर में क्यों है और 81% नॉर्थ में? तो ये सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, जैसे उत्तर में देखोगे आप कॉन्टिनेंट, महाद्वीप ज़्यादा है ना, महाद्वीपीय भाग ज़्यादा है नॉर्थ में, इस वजह से। ठीक है, और दक्षिण में कम है, इस वजह से वहाँ पे जल ज़्यादा है। ओके, अब देखो आगे देखते हैं, सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है पृथ्वी पर? सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट का, बहुत बचपन से पढ़ते जाओगे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अब देखो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। एक सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, उन्हीं के नाम पे माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा इस चोटी का। वैसे इस माउंट एवरेस्ट चोटी का पुराना नाम है चोटी 15, चोटी 15 नाम है इसका। ठीक है, पुराना नाम है। ऊंचाई कितनी है? 8,850। अभी भी माना जा रहा है कि इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें, हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा, तिब्बत की तरफ से जब आप चढ़ाई करते हो इस पर, तो उसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। मतलब कि 10 साल का बच्चा भी चढ़ सकता है, इस क्लाइंबिंग कर सकता है, और 18 साल का बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, चलो सबसे अधिक गहराई कौन सी है? तो मरियाना गर्त। आपको मरियाना गर्त कहाँ है तो याद रखना, ये पूर्वी एशिया में है। कहाँ है? पूर्वी एशिया में। पूर्वी एशिया में कहाँ है सर? पूर्वी एशिया में जो फिलीपींस द्वीप देखोगे आप ये, ठीक है, तो फिलीपींस द्वीप के पास प्रशांत महासागर में है मरियाना गर्त। ठीक है, सबसे नीचे है। ओके, अब देखो सेकंड थिंग है स्थल, ये भाग में जहाँ हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग निवास करते हैं, यहाँ पे क्रस्ट की मोटाई, किसकी? क्रस्ट, दैट मीन्स कि भूपरपट्टी की मोटाई ज़्यादा होती है। मोटाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है,
और महासागरीय क्षेत्र में कम होता है मोटाई। ठीक है, बस ये कुछ फैक्ट्स है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, आपको मेंस नहीं लिख रहे हो आप। ठीक है, मेंस के लिए बोलोगे तो आप लोग मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्थल मंडल के पार्ट के रूप में चट्टान। ठीक है, रॉक्स क्या है? रॉक्स आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, रॉक सुनते आए होंगे। तो देखो भैया, रॉक्स भी कुछ नहीं है। ठीक है, मानो तो कुछ नहीं है, मानो तो बहुत कुछ है। पृथ्वी की जो आउटर लेयर है वो किससे बना है? चट्टान से बना है। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, मैं अभी बताया हुआ आप लोग। अब देखो, चट्टान किसी भी संरचना, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, या फिर मतलब और भी संरचनाएं हैं, उसके लिए बेसिक एलिमेंट चट्टान ही होता है, रॉक ही होता है। ओके, अब चट्टान को भी हम लोग कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान पढ़ते हैं, इग्नियस रॉक। इग्नियस का दैट मीन्स फायर। इग्नियस का मतलब होता है फायर, दैट मीन्स कि वैसा चट्टान जो फायर से बना हो, जो आग से बना। तो क्योंकि सर आग से कैसे बनेगा, तो आग से क्यों नहीं बनेगा, ये जो लिखा हुआ है मैग्मा लावा। ठीक है, देखो एक्चुअल में ये हमारी भू प्रॉपर्टी है। यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये क्रेटर होता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा क्रेटर क्या है, ज्वालामुखी कैसे होता है, ये सारी चीज़ मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल थोड़ा सा आप समझ लो आग्नेय चट्टान। तो इससे जो लावा निकलता है, ये जो लावा निकल रहा है, तो ये यहाँ पे डिपॉजिट होते जाता है या कुछ दूर पे फैलता है। तो ये ज़्यादा क्यों फैलेगा और कम क्यों फैलेगा, इसके लिए भी सिलिका जिम्मेवार होता है, क्योंकि विस्कोसिटी और नॉन विस्कोसिटी में के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो लावा निकलता है उससे आग्नेय चट्टान बन जाते हैं। ठीक है, अब आग्नेय चट्टान में काफ़ी ये इकोनॉमिक रूप से काफ़ी अच्छा होता है। और सेकंड चीज़ कि इसमें जीवाश्म नहीं होता है। ये देखो, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अक्सर एग्जाम पूछ रहा था। जीवाश्म नहीं होता है। अरे जीवाश्म कैसे होगा, ऐसे समझो ना कि इतना ज़्यादा हॉट होता है कि उसमें किसी भी जानवर पेड़ पौधे की हड्डियाँ तक बचेंगी नहीं बचेंगी, वो तो सारी मेल्ट हो जाएंगी ना। ठीक है, तो इसे याद रखना जीवाश्म। अब आग्नेय चट्टान का कौन कौन सा टाइप देख लो। ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है, पेग्माटाइट, डायराइट, स्टेबो। अब जो ये देख रहे हो तुम पेग्माटाइट, इससे अभ्रक मिलता है। ठीक है, अभ्रक मिलता है। और हमारी पृथ्वी किससे बनी है? बेसाल्ट से। महासागरीय क्रस्ट किससे बना है? बेसाल्ट से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो लिखा हुआ है स्थूल रहित होता है, परत रहित होता है। इसमें परत नहीं है, लेयरिंग नहीं होता है, ये लेयर नहीं होता। लेयर किस में होगा? सेडिमेंट्स में होगा, मेटामॉर्फिक में मिल जाएगा, लेकिन आग्नेय में नहीं होता। अभी मैंने बताया था आपको। जीवाश्म रहित होता है। ठीक है, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है? तो लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम, ये सब धातुएं इसमें मिलती हैं। ठीक है, बेसाल्ट लोहे। अब देखो सेकंड जो इंपॉर्टेंट है आपको, बेसाल्ट लोह में, बेसाल्ट इग्नियस रॉक जो है, इसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, और बेसाल्ट से ही काली मिट्टी बनता है। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI कर लो, इसको याद करना होगा आपको। ओके, आगे देखते हैं। पैग्माटाइट झारखंड के कोडरमा में पाया जाता है, भी मैंने आपको बताया, इससे अभ्रक मिलता है। ओके, नेक्स्ट 1, आग्नेय चट्टानी पिंड। अब देखो मैंने बताया आपको कि ये देखो आग्नेय चट्टान है, और ये मेटामॉर्फिक में कैसे वो प्रेशर, टेम्परेचर के कारण, दाब और तापमान के कारण, कुछ फिजिकल एक्टिविटी के कारण ये चेंज हो जाते हैं, अपने स्वरूप को बदल लेते हैं। दैट मीन्स अपने नेचर को बदल लेते हैं। तो वही कायंथे चला, जैसे ग्रेनाइट नीस में बदलेगा, साइनाइट नीस में, ग्रेबो सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट सिस्ट में, बिटुमिनस बोला ग्रेफाइट में बदलेगा। ठीक है, ये याद कर लेना थोड़ा, क्योंकि पूछ देता है इनमें से कौन सा कायंत्रित है, कौन सा आग्नेय है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आग्नेय चट्टानी पिंड क्या है भैया? तो देखो, मैग्मा जब पृथ्वी पे आ जाए तो उसको लावा कहते हैं, और वो ठंडा होकर के क्या बनाता है? इग्नियस रॉक बनाता है। लेकिन वही मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर भी तो जमती है ना, पृथ्वी के अंदर, भूपर्पट्टी के अंदर ही जब सॉलिडिफिकेशन होता है, उसका कूलिंग हो जाए, जब वो ठंडा होकर के ठोस रूप धारण कर ले, तो उससे कुछ अंदरूनी पृथ्वी के भूपर्पट्टी के अंदर के भाग में क्या बनता है? कुछ आकृतियाँ बनती है, कुछ चट्टानें बनती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टानी पिंड। तो देखते हैं कौन कौन सा बनता है। ठीक है, पहला होता है बैथोलिथ। पहला क्या है? बैथोलिथ। भैया देखो बैथोलिथ क्या होता है, ये भूपर्पट्टी थी हमारी, ये ज्वालामुखी थी। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा लोअर पार्ट क्रस्ट का। ठीक है, अब लावा जब पृथ्वी के अंदर ही सॉलिडिफिकेशन हो जाए लावा का, ये देखो बैथोलिथ जो है ये गुंबद नुमा होता है। इसका जो साइड है, ये जो साइड देख रहे होगे आप, ये साइड क्या होता है? कुछ ज़्यादा ही मतलब स्लोप होता है, इस साइड में ज़्यादा, इसको काकार कहते हैं हिंदी में, स्लोप इसका ज़्यादा होता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये बड़ा गुंबद के आकार का होता है बैथोलिथ। थर्ड चीज़ कि इसका जो ये अपर पार्ट देख रहे हो, ये प्लेन नहीं होता है, ये ऐसे होता है। दैट मीन्स कि अपर पार्ट ये लहरदार होता है, इसको कहो। ठीक है,
प्लेट नहीं होता है, बस यही है बैथोलिथ, ठीक है। स्टॉक क्या है? तब बैथोलिथ का छोटा भाई है स्टॉक। दैट मीन्स कि बैथोलिथ से छोटा होता है और ऊपरी भाग गोलाकार। जब छोटा है तो जाहिर सी बात है गुंबदनुमा बैथोलिथ भी था, स्टॉक भी होगा। तुझे बस इतना है कि स्टॉक छोटा होता है, ठीक है। देखो लैकोलिथ क्या होता है? तो जब मैग्मा ये निकल रहा था, ठीक है, मैंने बताया आपको मैग्मा चैम्बर है नीचे और यहाँ से मैग्मा निकलते रहता है क्रस्ट पे, ठीक है। सॉरी आज हमारी थोड़ी गले में खराश है। चलो ये देखते हैं लैकोलिथ क्या है। तो जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर ऊपर उठाता गुंबदकार, सेम चीज, नथिंग, बस ये था कि बैथोलिथ नीचे में बनता है और ये क्या करता है, जब क्रस्ट को इसको ऊपर की तरफ पुश करता है, ठीक है, और यहाँ पे ही बन जाता है। साइड में आपको देखोगे ये लैकोलिथ बन जाता है, ठीक है, ठंडा होकर, और कुछ नहीं है। उसके बाद देखो दस्तरी, हाँ ये याद रखना यार, एक छतरी नुमा होता है, जैसे छाता हम लोग देखते हैं ना वैसा होता है ये, ठीक है। अगला देखो लैपोलिथ क्या होता है? तो ये तस्तरी नुमा, जो प्लेट हम लोग देखते हो ना, प्लेट में हम लोग देखते हो कुछ कुछ खाते वगैरह हो, घर में प्लेट होंगे आपके, तो वो तस्तरी नुमा होता है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है लैपोलिथ, ठीक है। फैकोलिथ क्या होता है? तो फैकोलिथ देखो ये ज्वालामुखी निकल रहा था, ठीक है, तो कुछ जरूरी तो नहीं है ना कि सारा मैग्मा बाहर ही आ जाएंगे। तो पृथ्वी के अंदर ही सॉलिडिफिकेशन, तो ये ऐसे लहरदार होते हैं, दैट मीन्स इस रूप में ये जम जाते हैं, ठीक है, लहरदार, उसको फैकोलिथ कह देते हैं, ठीक है। सील क्या होता है? ठीक है, अब सील देखो भूपृष्ठ के समानांतर, ये भूपृष्ठ था हमारा, यहाँ मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकल रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्रस्ट के पैरेलल में ऐसे जम जाएंगे, ये हो जाता है सील। ये भारत में कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ठीक है। डाइक क्या होता है भाई? तो डाइक देखो ये हमारा ब्रुक क्रस्ट है और यहाँ से निकल रहा है मैग्मा, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो पृथ्वी के लोअर पार्ट में, क्रस्ट के लोअर पार्ट में कुछ क्या बोलते हैं, भ्रंश है, ठीक है। तो इसमें जब मैग्मा फंस जाएगी ऐसे लंबवत, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो वो आपको डाइक बन जाएगा। डाइक कहाँ मिलता है? सिंहभूम में, झारखंड में है सिंहभूम, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ये तो हो गया आग्नेय चट्टान। आगे देखते हैं अवसादी चट्टान क्या होता है भाई, ठीक है। अब अवसादी चट्टान मैंने बताया सेडिमेंट्स जो अवसाद से बना हो, जैसे आप आगे पढ़ोगे, आप इरोजिन वगैरह पढ़ोगे, डेनुडेशन, इरोजिन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ जो आप पढ़ोगे, वेदरिंग, तो होता क्या है देखो। अब ये मान लो एक इग्नियस चट्टान है, ठीक है, हमारी थोड़ा कलाकारी हमारी कमज़ोर है, तो आप बातों को समझना, ठीक है। ये आग्नेय चट्टान है, इसमें वेदरिंग हुआ, फिजिकल वेदरिंग हो गया, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया, केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है बस आसान भाषा में तो टूटना, वेदरिंग दैट मीन्स टूटना। अब जब ये छोटे छोटे पार्टों में टूट जाएगा ये चट्टान, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन हवा पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा और ये यहाँ से आकर के यहाँ डिपोजिट होते गया, तो फिर यहाँ पे भी केमिकल चेंजेज होंगे, फिजिकल चेंजेज होंगे, ठीक है, कुछ रासायनिक केमिकल प्रतिक्रिया होगा, केमिकल चेंजेज हो गए और इस प्रकार से एक नया स्वरूप धारण कर लेगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? ये नया चट्टान, नया पर्वत बन जाएगा। इसी को हम लोग अवसादी करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। हाँ, इसमें याद रखना, इसमें परत होता है, मतलब लेयर होता है, क्योंकि बार बार एक ही बार तो बनता नहीं है, बार बार डिपोजिट होने से बनता है, ठीक है। चलते इसमें परत पाया जाता है, ठीक है। ये देखो कुछ अवसादी पिंड है, चट्टान है और उसका मेटामॉर्फिक यानी उनका ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आकृति है, ट्रांसफॉर्म नेम है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो परतदार होता है, जो वनस्पति जीव जंतु के जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं, जीवाश्म क्योंकि डिपोजिशन हो रहा है ना, लेयरिंग हो रहा है। तो मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ डिपोजिट हुआ, तब तो कुछ पत्ते यहाँ पे, पेड़ के पत्ते यहाँ पे गिर गए, कहीं से उड़ के आ गया, फिर उसके ऊपर ऐसे मिट्टी आ गया, बालू आ गया, तो ये तो हो रहा है ना, जीवाश्म से मिल रहा है ना, ठीक है। आगे देखो सीमेंट कोयला बनाने की चट्टान इसमें पाई जाती है, ठीक है। खनिज तेल किसमें मिलता है भैया? याद रखना, खनिज तेल आग्नेय में नहीं मिलता है और सादी चट्टान में ही पाया जाता है, बस इतना ही याद होना चाहिए कि खनिज तेल किस में पाया जाता है, तो सादी चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो कोयला, कोयला कहाँ कहाँ मिलेगा भारत में? तो आपको पता होना चाहिए, दामोदर, महानदी, गोदावरी, इस नदी बेसिन जो है वहाँ अवसादी चट्टानों में कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। सेकंड थिंग आपको पता होगा शायद, अभी वर्तमान समय में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा भंडार जो है वो झारखंड में, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं इसी वीडियो में कोयला में ही कि लिग्नाइट कोयला जो भारत में सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो है तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं, वो बात की बात करेंगे खनिज मिनरल्स वाले में, जब इंडिया पढ़ेंगे हम लोग। आगे देखो कैंथ्रित चट्टान मैंने बताया, फिर ताप, दाब, रासायनिक प्रक्रिया सेम वही है, बस रूप बदलते जाएगा। अब देखो इग्नियस चट्टान से, इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक बनेगा और सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक बनेगा,
ठीक है। अब मेटामॉर्फिक से भी सेडिमेंट्री बनेगा, इतना याद रखना। ओके, चलो तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं हम अपने क्लास को। और प्रिय स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ, आप लोगों को समझा सकूँ और आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग में एंड